इस वीडियो के अंदर हम लोग डायसेंट्री क्या है, जिसे हिंदी में आमाशय या पेचिस भी कहते हैं, डिसेंट्री जिसे बड़ी आंत के ऊपर जब ईकम वाल्व से लेकर जो रेक्टम तक का आंत होती है पर जब हमला होता है तो फिर डिसेंट्री कहलाती है। बड़ी आंत की जो ग्रंथियां हैं उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनमें जब इन्फ्लामेशन होता है उसके कारण फिर वहाँ पर बुखार हो सकता है, पेट में थोड़ी थोड़ी देर से दर्द हो सकता है, पेट के अंदर असहनीय मरोड़ उठते हैं, खींचने जैसा दर्द होता है, ये थोड़ी थोड़ी देर से लगातार होता रहता है। इसे ही हम लोग आमाशय या डिसेंट्री कहते हैं। मैं डॉक्टर JS रंधावा जयपुर से एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग डायसेंट्री क्या है, उसके क्या कारण हैं, उसके लक्षण क्या हैं, डिसेंट्री के क्या प्रकार हैं, इसके अंदर हम लोग क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इसके अंदर क्या होम्योपैथिक उपचार ले सकते हैं, उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। डिसेंट्री जो बड़ी आंत का एक प्रदाह है, इसके अंदर आंतों के अंदर जब रक्त संचय होता है उसके कारण सूजन आ सकती है और उसके बाद में उसकी आंतों के अंदर घाव हो सकता है, उसमें से पीप पस भी निकल सकती है। आमाशय कभी कभी एपिडेमिक रूप भी धारण कर सकता है, अर्थात ये एक साथ में बहुत सारे आदमियों के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर हो तो उसे फिर हम लोग एपिडेमिक डायसेंट्री कहते हैं। साधारणतः जो लोग अस्पताल में रहते हैं, तंबू के अंदर रहते हैं, मलेरिया वाले स्थानों के अंदर, गली सड़ी गीली सीलन वाली जगहों पर जो रहते हैं, गांव के अंदर जो अधिकतर रहते हैं, या शरद ऋतु के अंदर एकाएक ही जब ठंड पड़ जाती है उसके कारण जो डिसेंट्री बहुत सारे लोगों के अंदर एक साथ होती है उसे ही एपिडेमिक डायसेंट्री कहते हैं। इसका जो मुख्य कारण है, इसके अंदर ऋतु परिवर्तन है, सर्दी लग जाना, सड़ा या दूषित खान पान हो, ज़्यादातर फल फूल जो ज़्यादा खाते हैं, सड़ा हुआ मांस खाते हैं, बदबूदार जगह पर जो रहते हैं, आंतों के अंदर जिनके कीड़े हों, कृमि हों, इन सब के कारण आमाशय हो सकता है। आमाशय डिसेंट्री के जो मुख्य लक्षण हैं उसके अंदर दस्त है। अधिकांश स्थलों के अंदर जब ये बीमारी अपना रूप प्रकट करती है तो ये आमाशय के मल के अंदर परिवर्तन हो जाता है। रोगी को बार बार फिर इसमें दस्त आते हैं, बार लैट्रिन जाने की चेष्टा करता है और पर उसको फिर हर बार थोड़ा सा ही पखाना होता है। मल के साथ में आव आती है, मल के साथ में रक्त निकलता है, मरोड़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, पेट के अंदर जख्म हो जाते हैं, दर्द हो रहा हो, उसमें से पीप निकलती रहती है, साथ में रक्त भी निकलता है। मल के साथ में बहुत ज़्यादा सड़ी हुई बदबू भी आती है, पर अधिकतर जो मल का रंग है वो पीला होता है। मल कड़ा हो जाए तो फिर ये समझना चाहिए बीमारी अपना कठिन रूप धारण कर रही है। यदि आंव के साथ में रक्त निकल रहा है तो समझना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन थोड़ा घट गया है। इसके साथ ही फिर धीरे धीरे जो आंव है उसका परिणाम घटता जाएगा और वो रोगी आरोग्य हो जाएगा। आमाशय के जो दस्त है दिन के अंदर या दिन रात के अंदर 5 से 7 बार हो सकते हैं, पर कभी कभी ये 30-40 बार भी एक दिन के अंदर हो सकते हैं। इसके अंदर दर्द के साथ में कूथन होती है, पेन इन द बाउल्स एंड टेंसमस होती है, नाभि वाले स्थान के ऊपर यह अधिकतर होती है, फिर नाभि के चारों तरफ भी यह दर्द शूल की तरह फैल जाता है, मरोड़ आते हैं, खोंचा मारने का दर्द रहता है, अकड़न वाला दर्द भी रहता है। ढंग का जो दर्द है पखाना होने से पहले और पखाना होने के समय में अधिकतर रहता है। जब दर्द होता है तो रोगी बहुत जल्दी से भागकर बाथरूम या लैट्रिन की तरफ जाता है ताकि वो पखाना कर सके, वो दर्द सहन नहीं कर पाता। पखाना होने के बाद में उसका पेट दर्द है कुछ घट जाता है। खाना होने के समय में भी उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, वो कहराता है, कांसता है, तो समझना चाहिए कि अभी पखाना और होगा, पर होता नहीं है। बहुत देर तक जोर लगाने के बाद में भी थोड़ा सा चम्मच भर ही आंव वाला या रक्त मिला हुआ
मल निकल सकता है। दर्द कई बार इतना ज़ोर से आता है कि उसके कारण रोगी बेहोश भी हो सकता है, साथ में कांच भी निकल सकता है, मतलब रेक्टम है वो बाहर की तरफ आ सकता है। अगर ये केवल रेक्टम के ऊपर ही इसका आक्रमण हो तो फिर दर्द नहीं होता है, पर केवल रक्त और रक्त मिला आव आ सकता है। इसके अलावा इसके जो रिफ्लेक्स सिम्टम्स हैं, उसके अंदर आंतों का जो दर्द है वह पाकस्थली के अंदर चला जाता है और रोगी और बीमारी भोगने के समय उसको मिचली कह आ सकती है। कितनी बार उसको उल्टी वमन भी आ जाता है। दर्द है, दर्द के साथ में मूत्राशय भी आता है। पेशाब के अंदर उसको कष्ट रहता है, पेशाब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा आ सकता है और कभी कभी उसको हिचकी भी आ सकती है। डायसेंट्री के अंदर उसको बुखार भी हो सकता है। ये दूसरी इन्फ्लामेशन के अगर कारण डायसेंट्री हुई है तो कई बार अधिक हो सकता है, कभी कभी उसको हिचकी भी आती है। इसके अंदर जो बुखार होता है वो दूसरी बीमारियों के इन्फ्लामेशन के कारण भी हो सकता है और कभी कभी उसको फिर धीमा बुखार भी रह सकता है। शरीर की जो उसकी त्वचा है वो सूख जाती है और रूखी हुई रहती है। उसको बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लगती है पर भूख इसके अंदर नहीं लगती। शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। सीक्वल है या इसका जो परिणाम है उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन कम ना हो और वो बढ़ता ही जाए तो पेरिटोनाइटिस की प्रॉब्लम भी उसको हो सकती है, पेरिटिफ्लाइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, पेनक्रियाटिस की भी हो सकती है। इसके अलावा निमोनिया, प्लूरेसी और प्लीहा स्प्लीन के अंदर भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसके अलावा उसको रक्तस्राव भी हो सकता है, हेमरेज भी हो सकता है। ज़्यादा कहराने के कारण बच्चों के अंदर इंटरसेप्शन भी हो सकता है और कई बार रेक्टम बाहर भी आ सकता है, जिसे कांच निकलना भी कहते हैं। अगर ये सिम्टम्स डायसेंट्री वाले रोगियों के अंदर हों तो फिर इसे अशुभ ही मानते हैं, ये डेंजरस सिम्टम्स हैं। जैसे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा के अंदर अगर रक्तस्राव हो, पीव मिले हुए आम वाले उसको मल आ रहे हों, चॉकलेट के रंग की तरह के अगर मल हों, बहुत ज़्यादा बदबू उसके अंदर हो, बहुत ज़्यादा उसको सुस्ती कमज़ोरी रहे, नाड़ी उसकी बहुत ज़्यादा क्षीण हो जाए या फिर बहुत तेज़ गति से चले, शरीर उसका ठंडा हो जाए, लसदार उसको पसीना आ रहा हो, चेहरा उसका नीला पड़ जाए, मलद्वार उसका हमेशा ही ऐसे रहेगा कि जैसा खुला हुआ हो, अनजाने में ही उसका मल निकल जाता है और आंतों में आने वाली जो झिल्ली है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके अंदर भी उसको इन्फ्लामेशन होता है। इसके अलावा उसके आंतों के अंदर अगर छेद हो जाए, उसको बहुत ज़्यादा कंपी लगे, हैजे के साथ में उल्टी आए, बहुत ज़्यादा तेज़ वमन आ जाए, बहुत ज़्यादा उसको हिचकी आए जो रुके ना, बहुत ज़्यादा प्रलाप के अंदर वो बकता हो, खींचन, अकड़न, कन्वल्जन्स उसके अंदर आएँ, मेनिनजाइटिस के सिम्टम्स अगर आ जाएं, पैरालिसिस के पक्षाघात के सिम्टम्स हों, इसके अलावा मलेरियल फीवर हो उसको, तो ये सारे के सारे अशुभ लक्षण कहलाते हैं डायसेंट्री के अंदर। डायसेंट्री यहाँ पे दो प्रकार की हो सकती है, जिसे बैसिलरी डायसेंट्री भी कहते हैं और एम्बिक डायसेंट्री कहते हैं। बैसिलरी डायसेंट्री के अंदर ये बहुत कड़े ढंग की बीमारी होती है। इसके अंदर दिन रात के अंदर उसको 30-40 बार स्टूल हो सकता है, अमाशय वाले दस्त आ सकते हैं, कूथन रह सकता है, शूल वाला दर्द रह सकता है, बहुत तेज़ बुखार इसके अंदर हो सकता है और यह बीमारी सहज आरोग्य नहीं होती। इसके अलावा उसकी आंतों के अंदर घाव हो सकता है, उसके लीवर के अंदर फोड़ा हो सकता है। जब परीक्षा की जाती है तो बेसिलाई ऑफ शीगा इसके अंदर मिलते हैं। इसके अंदर हम लोग होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, एकोनाइट, मर्क्यूरिस सोल, कोलोसिंथ, नाइट्रिक एसिड, हिपरसल्फ और इपिकाक आदि दे सकते हैं। एक डायसेंट्री है, ये एक्यूट ढंग की होती है, पर इसके अंदर जो बैसिलरी डायसेंट्री की तरह जो स्टूल की संख्या है वो बहुत कम होती है, पर उसके साथ में उसको कूथन, शूल, वेग वाला दर्द होता है, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, यकृत के अंदर जो लीवर के अंदर इसमें फोड़ा नहीं मिलता, जख्म भी इसमें कम होते हैं। जब मल की परीक्षा की जाती है तो उसके अंदर एमीबा भी मिलता है।
इस बीमारी के अंदर हम लोग एकोनाइट और मर्क्यूरी सोल आदि दें तो उससे लाभ मिलता है। डायसेंट्री को हम लोग अन्य बीमारियों के साथ में भी प्रभेद कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर अतिसार है, जिसे नॉर्मल भाषा में डायरिया कहते हैं, ये एकाएक ही होता है। इसमें जो मल है उसके साथ में रक्त बहुत कम निकलता है। आमाशय की तरह इसके अंदर जो वेग है, कूथन है या थोड़ा थोड़ा मल है, उस तरह के लक्षण इसमें दिखाई नहीं देते। कॉलरा के अंदर ये बीमारी का आक्रमण एकाएक ही होता है। इसके अंदर उल्टी, कै, दस्त उसको होते हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहती है इसके अंदर। इसके अलावा उसको ऐंठन, शीत आ सकती है। इस तरह के भी लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। आशय में ये सब कुछ नहीं होता। रेक्टम कैंसर के अंदर, इस बीमारी के अंदर उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। डिसेंट्री की तरह का जो मल है, उस तरह के लक्षण इसमें दिखाई नहीं देते। मल द्वार से जब परीक्षा की जाती है तो फिर कैंसर आदि का पता लगता है। इसके अलावा इंटरसेप्शन के कारण भी उसको उल्टी हो सकती है, कूथन है, आम आ सकती है मल के अंदर। कभी कभी खूनी दस्त भी हो सकते हैं, बेचैनी, सुस्ती रहती है और डिसेंट्री के बहुत से लक्षण इसमें रह सकते हैं। पर परीक्षा करने पर ये अधिकतर दाहिनी तरफ के जो रिब्स हैं उसके नीचे दर्द मिलता है। राइट इलाइक एरिया जो है या हाइपोकॉन्ड्री के रीजन है, वहाँ पर दर्द अधिक रहेगा। ऐसे लगेगा जैसे आंत एक दूसरे के अंदर घुस गई हो और बहुत ज़्यादा उसको फिर दर्द होती है। टाइफाइड फीवर भी डायसेंट्री से अलग होता है। इसके अंदर भी खून के दस्त हो सकते हैं। टाइफाइड का जो ज्वर है उसकी जो नियमितता है वो भी इसके अंदर दिखाई देती है। साथ में हेमरेजिक कंडीशन भी दिखती है। भूल के अंदर जब तापमान ज़्यादा होता है तो बकता है वो। पेट का फूलना, ब्रोंकाइटिस आदि के उपसर्ग भी टाइफाइड के अंदर दिखाई देते हैं। जबकि जो डिसेंट्री है उसके अंदर जो ज्वर है अनियमित रहते हैं, सविराम होता है उसके अंदर। इसके अलावा खूनी बवासीर, पाइल्स हो, उसमें भी मल के साथ में रक्त निकलता है और कभी कभी पैखाने के करने के समय में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। कमर के नीचे के हिस्से में बहुत ज़्यादा उसको दर्द होगी। मल द्वार पर हमेशा खुजली रहती है, सुरसुरी जैसी उसको रहती है। सुई गड़ने जैसा दर्द उसको बार बार हो सकता है। चिलक मारने जैसा दर्द हो सकता है। उसमें जलन हो सकती है। अंदर अगर खूनी बवासीर है तो खून वाला अंश भी उसके साथ में, मल के साथ में निकल सकता है। कभी कभी इसके अंदर जो पखाना है वो पिचकारी के वेग की तरह भी आ सकता है। इसके अलावा जो ड्यूडेनाइटिस है, जिसके अंदर उसको हमेशा दर्द रहता है, खिंचाव महसूस होता है ड्यूडेनम वाले एरिया के अंदर। ड्यूडेनम की जो मेम्ब्रेन है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी जो मेम्ब्रेन की जो झिल्ली है वो फूल जाती है और इसके कारण जो पित्त के आने जाने का रास्ता है वो रुक जाता है। पित्त नया निकलने के कारण उसको जॉन्डिस हो सकता है। इस तरह के लक्षण भी रहते हैं और कब्जी भी इसमें अंदर हो सकती है। कभी कभी उसको पेट की गड़बड़ी भी हो सकती है और मल के साथ में थोड़ा खून आ सकती है। पखाने के समय आमाशय की तरह का जो कूथन है, वेग है, शूल का दर्द होता है। पेट के अंदर जो वायु इकट्ठा होती है वो थोड़ी कम होती है। बच्चों को जब ये अगर बीमारी हो तो उसके जो ज्वर है या मुंह के अंदर घाव हो सकते हैं। इसके अलावा जो एक्यूट कोलाइटिस है, इसको भी हम लोग डायसेंट्री से प्रभेद कर सकते हैं। ये ठीक आमाशय की तरह ही इसमें भी बहुत जल्दी जल्दी दस्त आते हैं। पखाने का जो वेग है, आम और रक्त मिला हुआ हो सकता है। कभी कभी केवल आम आ सकती है, कभी रक्त भी आ सकता है। रक्त और आम का जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा रहता है। कूथन इसके अंदर रहती है, पेट के अंदर दर्द रहता है। बड़ी आंत के ऊपर यह अधिकतर अपना प्रकोप दिखाती है। पेट के विशेषकर दाहिनी तरफ उसको अधिक दर्द होता है। पेट में उसको बहुत असहनीय यंत्रणा होती है। थोड़ा थोड़ा दर्द उसका बना रहता है। इसके साथ में उसको बुखार हो सकता है, 104 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके अलावा उसको उल्टी हो सकती है। दस्तों के साथ में आम आ सकती है, रक्त आ सकता है। कभी कभी उसको फिर मल बिल्कुल रुक भी सकता है। पेट इसके अंदर थुलथुला हो जाएगा। हमेशा ही उसमें स्पाज्म बनेंगे, अकड़न होगी। दिन में वो 3-4 बार जा सकता है, कभी कभी 8-10 बार भी जा सकता है। उसको 1-2 दिन कब्ज रहती है, उसके बाद में 2-3 दिन फिर से अतिसार हो सकता है। कभी कभी दस्त के साथ में आव आती है
कभी रक्त आता है, कभी नहीं आता है। रोगी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, मानसिक अशांति उसकी बढ़ जाती है। म्यूकोएंट्राइटिस के अंदर अतिसार और यह आमाशय के बीच की बीमारी है, डायरिया और डायसेंट्री के बीच की बीमारी है। इसमें उतने पतले दस्त नहीं आते, कभी कभी दस्त के साथ में गांठों वाला मल भी निकल सकता है, कभी कभी सफ़ेद म्यूकस वाला पदार्थ भी आम लिए हुए हो सकता है। पकाने के समय में पेट के अंदर मरोड़ हो सकती है, कूथन रहती है, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा वायु इकट्ठा हो सकती है, पेट फूल सकता है, उल्टी उसको हो सकती है। बुखार इसके अंदर भी उसको 103-104 डिग्री तक रह सकता है। रोगी कमज़ोर हो सकता है, मुंह उसका सिकुड़ सकता है। ये बीमारी अधिकतर बच्चों के अंदर होती है, दांत निकलने के समय में ये अधिकतर होती है। मल के साथ में इसमें भी रक्त दिखाई दे सकता है, तो ये समझना चाहिए उस समय ये कठिन रोग धारण कर चुका है। डायसेंट्री के जो प्रोग्नोसिस हैं, इसके जो भावी फल हैं, साधारणतः यह बीमारी 1-2 दिनों के अंदर ठीक हो सकती है, पर कभी कभी ये 8-10 दिन भी लगा सकती है। एपिडेमिक जो फॉर्म है उसकी जो डायसेंट्री है वो बहुत लंबा समय कई बार लगा सकती है। कभी कभी वो 1 सप्ताह, 1 महीना और कभी कभी 1 साल भी या उससे भी अधिक समय लग सकता है, क्योंकि वो पूरे एरिया के अंदर उस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं। डायसेंट्री की जो हम लोग चिकित्सा कर सकते हैं उसके अंदर जो डाइट पाथ्य ले सकते हैं। इस बीमारी के अंदर खान पीन को बहुत सावधानी से रखना चाहिए। बीमारी जब बढ़ती है तो पेट के अंदर जो कूथन या शूल वाला दर्द होता है उसे दूर करने के उपाय करने चाहिए। जब तक स्वाभाविक पीले दस्त ना आए तब तक उसके खान पान का ध्यान रखना चाहिए। अलावा उसको जौ का मांड है, थोड़ा दूध दे सकते हैं, बकरी का दूध दे सकते हैं, बकरी के दूध का दही उसको दे सकते हैं, मक्खन निकला हुआ दूध का मट्ठा उसको दे सकते हैं। इससे रोगी को बहुत आराम आता है। पेट के अंदर जब जोरों से दर्द होता है तो 1 औंस ग्लिसरीन के अंदर कोलोसिंथ मदर टिंचर मिलाकर उसकी 10-20 बूंदें अगर मिला लें तो उसका लेप भी अगर पेट पर किया जाए तो उससे भी पेट के जो दर्द है उसके अंदर आराम मिलता है। इसके अलावा गर्म पानी की बोतल से भी सेक किया जा सकता है, हॉट बैग्स का फर्मेंटेशन किया जा सकता है। नशे की बीमारी के अंदर ताज़ा दुहा हुआ दूध दें तो वो अधिक लाभदायक होता है। अलावा उसको इसबगोल और मिश्री का चूर्ण भी दे सकते हैं, उससे भी उसको राहत मिलती है। होम्योपैथी जो दवाइयाँ डायसेंट्री के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो सिम्टम्स के आधार पर उनका चयन किया जाता है। आमाशय के जो साधारणतः दवाएं यूज़ होती हैं उसके अंदर एकोनाइट है, बेलाडोना है, कोलोसिंथ है, इपिकाक, नाइट्रिक एसिड, काली नाइट्रिक, लेकेसिस, हिपरसल्फ, मर्क्यूरिस आदि दी जाती हैं। डॉक्टर शुशलर जो बायोकेमिक के जनक हैं वो काली म्यूर, फेरमफॉस, कालीफॉस और काली सल्फ का उपयोग बहुत अधिक करते थे। इसके अलावा मर्क्यूरिस है, एकोनाइट 2x 3x के अंदर भी दे सकते हैं। काली म्यूर, कोलोसिंथ आदि का व्यवहार भी किया जा सकता है। अब मैं कुछ मेडिसिन का सिम्टम्स का विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। अगर एकोनाइट डायसेंट्री के अंदर इस्तेमाल होती है तो ये रोगी की जो पहली अवस्था है, एक्यूट केस है, उसके अंदर होती है। रोगी की जो पहली अवस्था का जब शीत आता है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब अचानक ठंड लगने के कारण उसको ऊंचा बुखार आ जाए, बहुत तेज़ बुखार हो, पहले जो दर्द है उसके साथ में भूरे रंग के दस्त उसको आ सकते हैं, कभी कभी खून मिले हुए दस्त भी आ सकते हैं। के बाद में उसको अगर एकोनाइट से आराम ना आए तो काली नाइट्रिक भी इस्तेमाल की जा सकती है। एलोस के अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर कूथन होती है, बहुत जल्दी जल्दी खून मिले हुए दस्त आते हैं, आम मिले हुए दस्त आते हैं, मांड की तरह के दस्त उसमें होते हैं। पकाने के समय में पेट के अंदर बहुत तेज़ दर्द होता है और इसके कारण रोगी बेहोश भी हो सकता है। नाभि के चारों तरफ तल पेट के अंदर भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जो है पखाना होने के बाद में कम हो जाता है या बंद भी हो सकता है। बड़ी आंत के अंदर गड़गड़ की आवाज़ आ सकती है। पखाने के समय में भी बहुत ज़्यादा वायु
मल के साथ में निकल सकती है, उस समय भी आवाज़ आती है। पेशाब करने के समय में भी उसको पखाना हो सकता है, वो सहज ही निकल सकता है। खाने पीने के बाद में इस रोग के अंदर उसकी वृद्धि हो सकती है, तो एलोज लाभदायक है। इसके अलावा एलुमिना है, इसके अंदर जब पेशाब या जो पखाना है वो बहुत ज़्यादा वेग के अंदर उसको आता है। आर्सेनिक के अंदर जो उसको मल आता है उसके अंदर गंदी और बहुत सड़ी हुई बदबू आती है, पतले उसको दस्त आते हैं, चॉकलेट वाले रंग, भूरे रंग के मल आ सकते हैं। रात को 11 बजे के बाद में दस्त उसके अधिक हो जाते हैं। उसको एक तरह की इसमें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा लगता है कि उसके जो रेक्टम है वो बहुत संकुचित हो गया हो, कॉन्ट्रैक्शन उसके अंदर महसूस होती है। करने के समय में रेक्टम वाला जो मलद्वार है वहाँ पर जख्म हो जाते हैं, कूथन रहती है, शरीर के अंदर इसमें कंपी रहती है, आँख और मुंह है, पेट है, वो बैठ जाते हैं, शरीर इसमें ठंडा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा उसको कमज़ोरी होती है, नाड़ी उसकी बहुत ज़्यादा क्षीण हो जाती है, पेशाब के अंदर भी बहुत ज़्यादा बदबू आती है। बैप्टीशिया के अंदर जो प्रत्येक बार उसको पखाना आता है उसके साथ में उसको कॉलिक की तरह का बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत कूथन होती है, आम निकलती है, ताज़ा खून निकल सकता है साथ में। बेलाडोना के अंदर जो मल का रंग है वो हरा होता है, उसके साथ में आम आती है, रक्त आ सकता है, बहुत वो कहराता है। जो रेक्टम वाला एरिया है या मलद्वार वाला जो मुख है वहाँ पर घाव हो सकते हैं, जलन हो सकती है, दर्द रहता है उसके अंदर। मलद्वार इसके अंदर फूल जाता है, पेशाब इसके अंदर बंद हो सकता है, तल पेट को दबाने से भी दर्द महसूस होता है, तल पेट के अंदर काटने फाड़ने जैसा दर्द रहता है, दर्द के मारे रोगी चिल्ला उठता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, डकार आते हैं, वमन होती है, सोते सोते वो दर्द के साथ में चौंक के उठ सकता है। कैंथरीस के अंदर उसके समूचे जो तल पेट है, जो मलद्वार है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन रहती है, ऐसा लगता है कि आग लग गई हो। तल पेट के अंदर जो दर्द है वो स्पर्श सहन नहीं कर पाता, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इसके बाद में भी वो कोई भी चीज़ पीने की इच्छा नहीं रखता है। उसका जो गला है या मुंह के भीतर का अंदर घाव हो सकते हैं, मुंह के अंदर छाले पड़ सकते हैं, होंठ जीभ आदि के अंदर भी छाले होते हैं, हाथ पैर इसमें ठंडे पड़ जाएंगे, नाड़ी उसकी छिन्न हो जाएगी, पानी की तरह के जो पतले दस्त आते हैं, उसके साथ में खून आ सकता है, सफ़ेद टुकड़ों वाले छेने उसके अंदर दिखाई देते हैं, लगातार पेशाब करने की उसको हजात रहती है, पेशाब कम होगा, पेशाब के अंदर भी जलन होगी। कैप्सिकम के अंदर भी उसका पेट बहुत ज़्यादा फूलता है, बहुत जल्दी जल्दी उसको दस्त होते हैं, दस्त का जो रंग है वो काला होता है, बहुत ज़्यादा कहराता है, मलद्वार के मूत्र नली के अंदर भी उसको जलन होती है, पखाना होने के बाद में उसको प्यास लगती है, मुंह का स्वाद जो है वो सड़ा हुआ बदबूदार होता है, ज़रा सा भी वो कुछ खाता है तो उसके कारण उसको पेट दर्द होता है। कार्बोवेज के अंदर जब रोगी अपनी अंतिम अवस्था के अंदर पहुंचता है, हाथ पैर उसके शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, वो कोलैप्स कंडीशन में जा सकता है, उसको माथे पर शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत बदबूदार पसीना होता है वो। कोलोसिंथ के अंदर जो डाइसेंट्री के अंदर इस्तेमाल होती है, इसके अंदर जो आमाशय है वो जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा आता रहता है, कष्टकार होता है, कूथन वाले दस्त होते हैं, पेट के अंदर मरोड़ खोंचा मारने जैसा दर्द होता है। इपिकाक जब कच्चे या खट्टे फल लेने के बाद में डाइसेंट्री बढ़ जाती है, तो जब रोग उत्पन्न होता है, तो इस तरह का जब रोग उत्पन्न होता है तो उसके अंदर फिर उसको खाद्य के अंदर अरुचि हो जाती है, उसके अंदर उसको मिचली वमन आ सकता है, जो दस्त आता है वह हरे घास के रंग की तरह का हो सकता है, मांड लिए हुए हो सकता है, चिकना आव आ सकता है, रक्त मिश्रित आव आ सकता है। एरिजीरिन जो मेडिसिन है इसके अंदर पेशाब की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा रहती है, पेशाब इसके अंदर बंद हो सकता है, खून मिला हुआ हो सकता है, थोड़ा थोड़ा जो दस्त है उसको लगातार लगा रहेगा। इसके अलावा उसको पेट दर्द और मलद्वार के अंदर जलन भी होती है। हेमोमिलिस के अंदर काले रंग के जब दस्त आते हैं, जो खून का रंग होता है इसके अंदर काला हुआ होता है, खून का जो रंग होता है वो इसके अंदर डिकम्पोज होता है, काला होता है, खून की मात्रा बहुत अधिक हो सकती है, पेट के अंदर ऐंठन हो सकती है, तो ये बहुत अधिक फ़ायदा करती है। लेकेसिस के अंदर
चॉकलेट के रंग का जब मल आता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जब बदबू रहती है, पखाना होने के समय में मलद्वार के अंदर जलन होती है, पेट के अंदर खोंचा मारने का दर्द होता है, पेट गर्म महसूस होता है, उसको प्यास लगती है, जीभ का जो रंग है सुर्ख हो सकता है, काला हो सकता है, उसकी जीभ है फटी फटी भी हो सकती है। मर्क्यूरी सोल के अंदर जो मलद्वार का जो रास्ता है वो गल सकता है, पखाना होने से पहले उसके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खोंचा मारने जैसा दर्द हो सकता है, मरोड़ ऐंठन आ सकती है, पखाने के समय में भी मलद्वार के अंदर बहुत ज़्यादा जलन रहती है, डकार मिचली हो सकती है, बेहोशी हो सकती है, उसको बहुत ज़्यादा शूल वाला दर्द होता है, उसको पसीना भी इसके कारण आ सकता है। खाने के बाद में रोगी बहुत ज़्यादा कहराता है, ऐसा महसूस होता है कि उसका भी पखाना ख़त्म नहीं हुआ है, मलद्वार से रेक्टम बाहर आ सकता है, कांच बाहर आ सकता है, उसको कंपकंपी लग सकती है, पेट का पेडू वाला जो हिस्सा है वहाँ पे ठंड महसूस हो सकती है, मुंह से सड़ी गंध आ सकती है, मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा सलाइवेशन लार बन सकती है। मर्क्यूरिस इसके अंदर प्रधान दवा है। पेट के अंदर जो प्राय बहुत तरह का जब दर्द इसके अंदर होता है और जो दर्द पखाने के समय में भी रहता है, इस कारण उसको लगातार पखाने की हाजात बनी रहती है। रोगी पखाना पे जाता है पर उसको बहुत थोड़ा दस्त होता है, वो बार बार जाता है, कभी उसको केवल आँव ही आ सकती है, मल नहीं निकलता, कभी खून भी अकेला आ सकता है, कभी कभी बहुत तेज़ वेग से भी उसका मल निकल सकता है। डॉक्टर नैश जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि जब खून गिरने के बाद में यहाँ पेट का जो दर्द जब अधिक रहता है तो मर्क वाइवस बहुत अच्छा कार्य करती है, उसका जो कहराना है, जो पेशाब की प्रॉब्लम है, वो सब कष्ट भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा उसको मर्क कोर भी दे सकते हैं। मर्क्यूरिस जो कोर है उसके अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब आँव वाला भाग अधिक होता है मल के अंदर, उसको बहुत ज़्यादा कूथन रहती है, दर्द रहती है, तो मर्क सोल के बाद में फिर मर्क कोर भी दे सकते हैं। नाइट्रिक एसिड के अंदर जब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर खून निकलता है, पखाना होने से पहले पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पखाना होने के समय में भी जो मलद्वार है उसके अंदर खिंचाव महसूस होता है, मलद्वार का जो मुख है, रेक्टम है, वहाँ पर काटने फाड़ने जैसा दर्द होता है, मलद्वार पर जलन होती है, शूल की तरह का दर्द होगा, इस दर्द के कारण वो कहराता भी है। नाड़ी की जो तीसरी बीट है वो सविराम हो सकती है। नक्सवोमिका जो डायसेंट्री के अंदर जब इस्तेमाल की जाती है तो पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो, दस्त आ रहे हों, 5-7 मिनट के बाद में वो फिर से दस्त करने जा रहा हो पर उसको शांति ना मिल रही हो, कमर के अंदर भी उसको दर्द रहता हो, ऐसा लगता हो कि उसकी कमर टूट गई हो। जब मैंने अभी पहले जो दवाइयाँ बताई हैं उनके कारण भी उसको अगर आराम नहीं आए तो सल्फ़र देने से कई बार उसको आराम आता है। पखाना होने के समय में भी या रेक्टम का जो कांच बाहर आ जाता है, मलद्वार के अंदर जो जलन होती है, आंतों में जो काटने फाड़ने का दर्द होता है, तो उसके अंदर सल्फ़र बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। पेट के अंदर जैसे चोट लगने जैसा दर्द हो सकता है, पेड़ू के अंदर भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा डायसेंट्री अगर ऋतु इसके अलावा डायसेंट्री अगर शीत ऋतु के अंदर हो तो एस्केल्पियम इस्तेमाल की जाती है। पुराना आमाशय या आंतों के अंदर अगर घाव हो तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा लाभदायक होती है। जब बुरी तरह की बहुत ज़्यादा बदबूदार सड़ी हुई बदबू में आती हो तो एलोज़, कार्बोलिक एसिड आदि इस्तेमाल की जाती है। पेट के अंदर बहुत ज़्यादा अगर दर्द हो रहा हो, बहुत ज़्यादा कहरा रहा हो, शूल जैसा अगर दर्द हो, सफ़ेद आँव हो, रक्त निकल रहा हो, तो उस समय आर्निका लाभदायक होती है। होपिंग कफ के साथ में अगर उसको आँव वाले रक्त आ रहे हों तो ड्रोसेरा अच्छा कार्य करती है। जब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आमाशय या डायसेंट्री बहुत ज़्यादा सीवियर हो, आंत के अंदर घाव हो जाए, मल जो है थोड़ा निकलता है पर रक्त अधिक निकलता है, पेट के अंदर दर्द रहता है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, तो काली फ्लोर बहुत अच्छा कार्य करती है। लसदार आँव के अंदर लसदार आँव के साथ में अगर बहुत ज़्यादा खून आ रहा हो,
बार बार दस्त के हजात होते हों, पेट के अंदर काटने फाड़ने वाला बहुत ज़्यादा दर्द हो, प्यास अधिक रहे, हाथ पैर ठंडे हो जाएं, तो काली नाइट्रिकम इसमें इस्तेमाल की जाती है। मलेरिया ज्वर के बाद में या मलेरिया बुखार के साथ में अगर डायसेंट्री हो तो फिर एलिस्टोनिया मदर टिंचर 2x 3x पोटेंसी के अंदर दें तो उससे उसको लाभ होता है। किसी भी तरह का जब स्थायी लाभ ना हो, पतले दस्त उसको आते रहें, आँख बहुत ज़्यादा हो, आँख चिकना हो, खून मिला हुआ हो, तो उसके अंदर फिर हम लोग चेपारो मदर टिंचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2x के अंदर 3x के अंदर भी दें, उसको बार बार दें तो उससे भी उसको आराम आएगा। डॉक्टर शुशलर, मैंने पहले भी उसकी कुछ मेडिसिन आपको अभी बताई हैं, पर वो काली म्यूर को बहुत ज़्यादा प्रधान दवा बताते हैं डायसेंट्री के लिए। इसके अलावा अगर आम वाले पीप वाले दस्त आ रहे हों तो कैलकेरिया सल्फ लाभदायक होती है। रोगी के अगर मस्तिष्क के अंदर भी गड़बड़ी आ जाए, अफारा हो, सड़ी बदबू वाले अगर दस्त आ रहे हों तो कैलकेरिया फॉस लाभदायक होती है। रक्त वाला भाग अगर अधिक हो, साथ में उसको बुखार हो, तो फेरम फॉस अधिक काम करती है। पेट के अंदर अगर मरोड़ उठते हों, ऐंठन हो, बहुत ज़्यादा उसको दर्द रहता हो, तो मैग्नीशियम फॉस दी जाती है। सर्द ऋतु से लेकर जब शीत ऋतु के बीच में अगर ये बीमारी हो तो फिर हम लोग अटिस्टा इंडिका 2x 3x के अंदर दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें, जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नया वीडियो मिस ना करें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको कोई सुझाव हो, कोई आप प्रश्न करना चाहें तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने के प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर किसी रोचक जानकारी के साथ में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।